हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम एक नई नोवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रिवर एंड इंसैनिटी है। आई थिंक बहुत से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मांगा ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज से मैं इसकी नोवेल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है, फैंग युआन, शांति से स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा हमें हैंड ओवर कर दो और हम तुम्हें एक आसान सी मौत देंगे। ओल्ड बास्टर्ड फैंग, अब रजिस्ट करने की कोशिश मत करो। आज सब मेजर फैक्शन ऑफ जस्टिस ने मिलके तुम्हारे जैसे डेविल को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया है। ये जगह ऑलरेडी इनएस्केपेबल नेट से कवर्ड है। इस बार तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। फैंग युआन, तुम डैम डीमन, बस स्प्रिंग ऑटम सिकार्डा कल्टीवेट करने के लिए तुमने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया। तुमने बहुत सारे हाइनेस क्राइम किए हैं। 300 साल पहले तुमने मुझे इंसल्ट किया था, मेरी बॉडी की प्योरिटी छीन ली, मेरे इंटायर फैमिली को मार दिया और मेरे 9th जनरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया। उस मोमेंट से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आज मैंने तुम्हें मारने का फैसला किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग युआन दिखाया जाता है जो कि डीप ग्रीन रोब में था। उसके हेयर बिखरे हुए थे और उसके इंटायर बॉडी खून से लथपथ थी। उसके चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें थी, जिस वजह से उसके चारों तरफ खून का एक तालाब से बन गया था। उसके एनिमीज ने उसे चारों ओर से घेर रखा हुआ था। उसके पास एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं था। ये ऑलरेडी डिसाइड था कि वो यहाँ मर जाएगा। फैंग युआन अपनी सिचुएशन को क्लियरली समझ गया था, लेकिन डेथ के सामने भी उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं था। वो एकदम काम था। उसके आइस डीप पूल ऑफ वाटर की तरह थे, इतनी डीप कि लगता था कि कोई एंड नहीं है। उसके अराउंड खड़े मेजर फैक्शन ऑफ जस्टिस के एक्सपीरियंस एल्डर के साथ साथ यंग और टैलेंटेड हीरोज भी थे। फैंग युआन के अराउंड कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, कुछ अपने वुंड्स को होल्ड करके फियरफुली देख रहे थे। वो सब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सभी फैंग युआन के फाइनल अटैक से चिंतित थे। ऐसे ही 6 घंटे तक यह टेंस मूवमेंट चलता रहता है। आखिरकार शाम होने को आ रही थी और सूरज की आखिरी किरणें जब माउंटेन पर गिरती हैं, उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां आग लग गई हो। फैंग युआन, जो बहुत ही देर से साइलेंट था, स्लोली अपने बॉडी को मूव करता है। उसके सिर्फ एक बॉडी के मूवमेंट से ही जितने भी एनिमीज थे वह सडनली अलर्ट हो गए थे और सब ने एक एक कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। फैंग युआन के बहुत सारे ब्लड लॉस करने की वजह से उसका फेस पीला पड़ रहा था। वह सनसेट की तरफ देखता है और कुछ पोयम जैसा कुछ कहता है। जब वो ये कह रहा था, उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज उसके सामने आने लगी। वो ओरिजिनली एक चाइनीज स्कॉलर था जिसने शांति से दुनिया में एंट्री ली। उसने 300 साल की हार्ड लाइफ को सहा और 200 साल और बिताए। करीब 500 साल उसकी लाइफ एक पल में निकल गई। बहुत सारी मेमोरीज जो दिल के अंदर दबाए हुए थे, बहुत सारी मेमोरीज जो उसके दिल के अंदर दबी हुई थी, वो फिर से जीवित हो गई। उसने मन में सोचा, मैं एंड में फेल हो गया। अपने दिल में इमोशनली आह भरते हुए कहता है, फैंग युआन, ये एंड रिजल्ट कि मैं एंड में फेल हो गया, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है को मैंने ऑलरेडी सोच रखा था। मैंने शुरुआत में अपना डिसीजन किया था जब मैंने खुद को इसके लिए प्रिपेयर किया था कि एक डीमन जो कि बहुत ही क्रूअल और मर्सीलेस हो, उसके लिए हेवन या अर्थ में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के बहुत से एनिमीज होते हैं और उन्हें बहुत से कंसिक्वेंस का सामना करना पड़ता है। फैंग युआन मन में सोचते हुए कहता है, अगर मेरा कल्टीवेट किया स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा इफेक्टिव है तो मैं नेक्स्ट लाइफ में भी
डीमन बनूंगा। इस थॉट को सोचते ही फैंग युआन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी को सुनकर वहां खड़े लोग कहते हैं कि आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो। वह सभी अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं सभी केयरफुल रहो, यह डीमन अपने फाइनल मोमेंट में अटैक करने वाला है। जल्दी से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा सरेंडर करो। और वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा हमें सरेंडर करो। यह कहते हुए वह फैंग युआन की तरफ भागते हैं, लेकिन फैंग युआन ने अपने गु को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से डार्क गोल्डन लाइट उसके बॉडी को घेरने लगती है और अचानक से एक जोरदार आवाज आती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग युआन वहां से गायब हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंग माओ माउंटेन दिखाया जाता है, जो कई सारी लाइटों से जगमगा रहा होता है। ये लाइट एक बड़ी सी बिल्डिंग से शाइन कर रहा था। किंग माओ माउंटेन पर गुयू विलेज स्थित था। विलेज के बीच में एक मैग्निफिसेंट पवेलियन थी। एक बंदे की आवाज आती है कि हमें ब्लेस करें। हम प्रे करते हैं कि इस बार की सेरेमनी में हमें कुछ यंग जनरेशन के टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग बच्चे मिले, जिसे हम कल्टीवेट कर लें, जिससे उनके फैमिलीज और हमारे गुयू क्लैन आगे बढ़ सके। यह गुयू क्लैन हेड होता है, जो कि लगभग मिडिल एज का था और वह सेरेमोनियल वाइट रोज पहने हुए था। उसके साथ साथ कई सारे एल्डर और बहुत से इम्पोर्टेंट मेंबर भी थे, जो कि सभी सामने रखी हुई टैबलेट के सामने सर झुकाए प्रेयर कर रहे होते हैं। सेरेमनी फिनिश होने के बाद लोग धीरे धीरे टेंपल से साइलेंटली बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ एल्डर और कुछ ही लोग बचे हुए थे। धीरे धीरे माहौल शांत होता है और डिस्कशन की नॉइज धीरे धीरे राइज होने लगती है। तभी एक बंदे की आवाज आती है, जो कि कहता है समय बहुत तेज से गुजर गया, एक पल में एक साल बीत गए। पिछला सेरेमनी ऐसा लगता है कि पिछला सेरेमनी कल ही हुआ हो। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ, कल एनुअल ग्रैंड सेरेमनी का ओपनिंग है। मैं अचंभित हूँ कि क्या कल हमें कोई टैलेंटेड बच्चा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हाईली टैलेंटेड यूथ दिखाई देंगे। गुयू क्लैन को 3 साल से कोई जीनियस नहीं मिला है। उनका सामने वाला एल्डर कहता है हाँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। यहाँ तक कि बाई विलेज और जियोंग विलेज में इन कुछ सालों में बहुत से टैलेंटेड जीनियस दिखाई दिए हैं। खासकर बाई क्लैन का बाइनिंग, उसका नेचुरल टैलेंट बहुत टेरिफाइंग है। उस लड़की की क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है। सिर्फ 2 साल के अंदर ही उसने गू मास्टर के 3rd लेवल को अचीव कर लिया है। यहाँ तक कि उसके टैलेंट से तो हमारे जैसे कुछ ओल्ड बास्टर्ड भी घबराते हैं। बाइनिंग का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वह जरूर आगे चलकर अपने क्लैन के लिए एक पिलर बनेगा। तभी दूसरा एल्डर कहता है लेकिन इस साल के यूथ के लिए जो सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से हमें शायद कुछ टैलेंटेड बच्चे मिल सके। सुनकर उनमें से एक और एल्डर कहता है आप सही कह रहे हैं। फैंजी की साइड से एक यंग जीनियस दिखाई दिया है। 3 महीने में वह बात करने लगा था, 4 महीने में चलने लगा, 5 साल की उम्र में उसने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। वह एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट है और उसका एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है। गुयू क्लैन हेड एल्डर्स की बातें सुन रहे थे और वह मन में सोचते हैं कि हाँ, फैंग युआन एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। अगर ये चाइल्ड ए ग्रेड का पोटेंशियल दिखाता है तो गुयू क्लैन हेड ग्रेट केयर से, अगर ये चाइल्ड ए ग्रेट पोटेंशियल दिखाता है तो क्लैन के रिसोर्सेस से यह बाइनिंग से कम्पीट करने लायक हो जाएगा। अगर बी ग्रेड का होता है
तो फ्यूचर में वो भी गुयू क्लैन का बैनर बन सकता है। लेकिन वह सोचता है कि इस तरह के इंटेलिजेंस के साथ बी ग्रेड का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाईली पॉसिबल है कि ए ग्रेड हो। इस थॉट से गुयू क्लैन एल्डर को देखते हैं और कहते हैं, सभी टाइम बहुत हो रहा है, कल ओपनिंग सेरेमनी के लिए आप सभी को रेस्ट करना चाहिए और अपने एनर्जी लेवल को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हर साल जब भी एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी होती है तो ये एल्डर्स नए टैलेंट के लिए आपस में compete करते हैं। यहाँ तक कि इनमें कभी कदार फाइट भी हो जाती है। अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और वह अपने चारों ओर देखते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। फिर वह अपने विंडो के बाहर देखता है और ये कहता है, ये तो गुयुए माउंटेन है, क्या मैं सच में 500 साल पहले आ गया हूँ? उन बास्टर्ड ने मुझे अपने गु को यूज करने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अपने गु को यूज करना पड़ा और पास में पीछे आने की वजह से मैंने अपने 500 साल की कल्टीवेशन को खो दिया। मुझे फिर से अपनी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट करनी होगी, मुझे फिर से ताकतवर बनना होगा। कल्टीवेशन की जर्नी इतनी इजी नहीं होती, लेकिन नो मैटर ये कितना भी डिफिकल्ट हो, मैं इस राह पे ज़रूर चलूँगा। मैं अपने पुराने वही एविल पाथ को चुनूँगा, भले इस राह पे दोबारा मेरी मौत हो, मुझे इस बात से कोई रिग्रेट नहीं है। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।